तो क्या हालचाल सभी के, मैं हूं एनिमेटो। सो थंबनेल को देखकर आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में सबके दिलों पे राज करने वाली एनिमे सोलो लेवलिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस एनिमे है। इसमें किसी भी मोड़ पे कुछ भी हो सकता है। और वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को लगेगा कि मुझे वीडियो में कुछ इंक्रीमेंट्स करने चाहिए, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम अभी जेजू आइलैंड का सीन देखते हैं, जो कि 3 साल पहले का होता है। तभी हम देखते हैं एक सोल्जर अपने कमांडर से बात करते हुए कहता है, सर हमें अब इन पे हमला कर देना चाहिए। तभी वो कमांडर सोल्जर की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है, अगर इस मुसीबत से कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। अब हम हंटर्स को डीमन आर्ट्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। और ये फाइट बहुत ही खतरनाक तरीके से चलती है, जिसमें हंटर्स डीमन आर्ट्स को बहुत ही तगड़ी टक्कर देते हैं। और दूसरी तरफ कमांडर जोए एंड डी क्लास हंटर्स सिटी को डीमन आर्ट से बचा रहे होते हैं। और तभी अचानक से जगह जगह बहुत सारी गुफा खुलने लगती है, जो कि क्रिएचर्स की गुफा से कनेक्टेड होती है। और हम गुफा के अंदर कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं, और इन मॉन्स्टर के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। और इन क्रिएचर से जो भी लड़ सकता था उन्हें ही हम हंटर्स बोलते हैं। हंटर्स को उनकी रैंक के आधार पर डिवाइड किया गया था, जैसे कि एस क्लास हंटर्स, डी क्लास हंटर्स और ई क्लास हंटर्स, जिसमें कि एस क्लास हंटर्स सबसे ऊपर होते हैं और ई क्लास हंटर्स सबसे नीचे होते हैं। अब हम देखते हैं सिटी में सारे हंटर्स इकट्ठे होते हैं और वो गुफा के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक ई क्लास हंटर को, जो कि सबसे कमजोर हंटर होता है। और वो जैसे ही हंटर्स के पास आता है, सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर भी हमारे साथ जाएगा। और तभी सारे हंटर्स उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम हंटर्स के हेड चेयरमैन गो को देखते हैं, जो कि एक आदमी से बात करते हुए कहते हैं, आने घिसे पिटे राग की तहखाने के टूटने से उन्हें तकलीफ हुई है, पर तहखाने के अंदर से मिलने वाली सभी चीजों को वो फिर भी इकट्ठा करना चाहते हैं। तभी जो हंटर्स उस गुफा में गए होते हैं, उनकी फाइट जादुई मॉन्स्टर से शुरू हो जाती है। और तभी सबसे कमजोर हंटर जिनवू के चोट लग जाती है। दूसरी तरफ चेयरमैन गो और उस आदमी की बात चल रही होती है, जिसमें कि चेयरमैन गो बताते हैं कि क्रिएचर से लड़ने के लिए हमें और अच्छे हथियार बनवाने होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएन स्टोन से बन सकते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि इन सब चीजों से हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ गुफा में गए हंटर्स एक रास्ते के पास पहुंच जाते हैं। रास्ते के अंदर जाते ही उन्हें एक तहखाने का गेट दिखता है, और वो आपस में बात करते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। सारे हंटर्स तहखाने के अंदर इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी एक खतरनाक सी आवाज आती है और तहखाने का गेट अपने आप बंद हो जाता है। सारे हंटर्स डरे हुए एक दूसरे से बात करते हैं। इसी बीच एक हंटर बहुत ही गुस्से में गेट खोलने की कोशिश करता है, और तभी उस हंटर पर एक मूर्ति हमला कर देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर सारे हंटर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तभी अचानक से उस तहखाने के अंदर आग की नदी बन जाती है और सारी मूर्तियां हिलना डुलना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर सारे हंटर्स बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाते हैं और तहखाने से निकलने की बात करने लगते हैं। और तभी मिस्टर सॉन चिल्लाकर बोलते हैं, कोई अपनी जगह से मत हिलना, अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। ये सब सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है। और तभी वो देखता है कि मिस्टर सॉन का लेफ्ट हैंड कट चुका है। और फिर जिनवू और मिस्टर सॉन की बात होती है, जिसमें मिस्टर सॉन जिनवू से बोलते हैं, वैसे तो मुझे जूही से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, इसलिए बी रैंक के होने के बावजूद भी उसे आसान मिशंस में ही शामिल किया जाता है। मैं खुद 2 या 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ। और फिर जिनवू उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर सॉन, जिस देवता की बात हो रही है, कहीं वो देवता यही तो नहीं? दोनों में बात चली रही होती है कि इतने में कियामा अपनी तेज चलने वाली शक्तियों से तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और तभी उस मूर्ति की आंखों से तेज लाइट निकलती है और सीधा कियामा के जाकर लगती है, जिससे कियामा की बॉडी टुकड़ों में फट जाती है। अब सारे हंटर्स बेबस होकर बैठ जाते हैं। और तभी जिनवू मिस्टर सॉन के द्वारा बताए गए रूल नंबर 1 को ध्यान लगाकर सोचता है और सब हंटर से उस मूर्ति के सामने सिर झुकाने को बोलता है। और सब जिनवू की बात मानकर उस मूर्ति के आगे अपना सिर झुका लेते हैं। और तभी उस मूर्ति में जान आ जाती है और वो एक एक करके सारे हंटर्स को अपने पैर से कुचलने लगती है। ये सब देखकर मिस्टर सॉन बोलते हैं, सबका साथ रहना खतरनाक है, सब फैल जाओ। और उसकी बात मानकर सब तहखाने में चारों ओर फैलने लगते हैं। और तभी जिनवू सबसे बोलता है कि जिन मूर्तियों के हाथ में गाने बजाने का सामान है, उन मूर्तियों के साइड भागो। सब उसकी बात मानकर उन मूर्तियों के पास चले जाते हैं। और फिर वो मूर्ति अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है। फिर जिनवू बोलता है कि हम सब ने मिलकर 2 रूल्स तो पूरे कर दिए हैं, लेकिन लास्ट रूल अभी भी बचा हुआ है, और उसे पूरा करने के लिए हमें किसी की बलि देनी होगी। और ये सब सुनकर मिस्टर सॉन अपनी बलि देने के लिए मान जाते हैं। फिर वो बलि देने वाले स्पॉट पर चले जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। और ये सब देखकर जिनवू अपने पास खड़े हंटर्स से बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्तान को देखना है। क्या तुम मुझे वहां पर लेकर जाओगे?
मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो प्लीज। क्या इसका मतलब हम भी? डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर वहाँ जाकर जिनवू और मिस्टर सॉन आपस में बात करने लगते हैं, जिसमें जिनवू बोलता है कि 7 दिन में गुफा टूट जाएगी और ये सब होने से पहले हमें उन राक्षसों के राजा को हराना होगा और वक्त पूरा होने से पहले हमें उस गुफा को बंद भी करना होगा। अगर हम लोग ये ना कर पाए तो ये मूर्तियाँ हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती हैं। ये सब बातें चली रही होती हैं कि इतने में वो मूर्तियाँ वापस से हंटर्स की तरफ चलना शुरू कर देती हैं और ये सब देखकर हंटर्स एक एक करके वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लास्ट में सिर्फ जिनवू बचता है और तभी जिनवू पास में पड़ी तलवार को उठाकर उन मूर्तियों से बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तभी जिनवू सोचता है मुझे नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहता। अब हम देखते हैं कि जिनवू हॉस्पिटल में होता है और उसके हाथ और पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और तभी वहाँ हीरो एसोसिएशन के कुछ लोग आते हैं और वो जिनवू को बाकी सारे हंटर्स कहाँ हैं ये बताते हैं और ये भी कहते हैं कि जैसे ही टीम व्हाइट टाइगर्स को तुम्हारे बारे में पता चला वो तुरंत तुम्हें उस गुफा के अंदर ढूंढने के लिए गए और तुम उन्हें तहखाने के रास्ते में बेहोश पड़े मिले। अभी हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर बोलता है, हमें लगता है कि तुम्हारे अंदर नई शक्तियाँ आ गई हैं। और फिर वो जिनवू की रैंक चेक करने लगते हैं, इसमें उन्हें पता चलता है कि जिनवू के अंदर कोई भी नई शक्तियाँ नहीं आई हैं और उसकी रैंक अभी भी ई क्लास ही है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जिनवू आराम कर ही रहा होता है, इतने में उसके सामने एक अजीब सी स्क्रीन आती है, इसे सिर्फ जिनवू ही देख सकता था। अभी वहाँ पर जीना आती है और जिनवू से कहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? पता है मैं कितना घबरा गई थी। हाँ, फिर जिनवू उससे स्क्रीन के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं स्क्रीन में दिख रहे मैसेजेस को कैसे देख सकता हूँ। फिर जीना उसे मैसेज देखने का तरीका बताती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जिनवू उन स्क्रीन पे दिख रहे मैसेजेस को पढ़ने लगता है, जिसमें उसके सामने एक्सरसाइज का टास्क ओपन होता है। फिर हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर फियरमैन गो से जिनवू के साथ हुए हादसे के ऊपर इंक्वायरी बैठाने की बात करता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से रोड के ऊपर एक गुफा खुल जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें हंटर्स का वेट करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जिनवू के सामने अचानक से स्क्रीन आती है और वो ट्रेनिंग मोड में चला जाता है, जहाँ उसका सामना बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से होता है। वहाँ पर जिनवू को 4 घंटे तक सरवाइव करना होता है। जिनवू जैसे तैसे करके अपना टास्क पूरा करता है। और अब हम देखते हैं कि जूहू किसी आदमी से फोन पर बात कर रही होती है। फिर वो आदमी जूहू से कहता है, सुनो सुनो, याद आया, सुना है संग जिनवू को होश आ गया। क्या कहा? ये सच है? और जूहू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जिनवू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। और वहाँ जाकर जूहू को पता चलता है जिनवू बिना बताए कहीं चला गया है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू बेंच पे बैठ के आराम कर रहा होता है, तभी उसे स्क्रीन के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जिनवू हॉस्पिटल में है और उसके पास एक मिस्ट्री बॉक्स होता है। जिनवू उस मिस्ट्री बॉक्स को खोलता है, जिसमें से उसे एक चाबी मिलती है, जिसका यूज करके जिनवू तहखाने में जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि शहर में जगह जगह न्यूज चल रही होती है, इसमें उन गुफाओं के बारे में बताया जाता है। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि उस चाबी का यूज करके तहखाने में चला जाता है। इसके बाद वो अंदर ही फंस जाता है। अभी उसके सामने वो स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि इस तहखाने से निकलने के लिए जिनवू को उनके बॉस को हराना होगा, नहीं तो टेलीपोर्ट पत्थर का यूज करना होगा। ये सब पढ़कर जिनवू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो अकेले ही उनके बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो तहखाने के अंदर चला जाता है। फिर उसके सामने अचानक से 3 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिनसे जिनवू अकेले लड़कर सबको हरा देता है। उसके बाद अचानक से जिनवू के ऊपर लाल भेड़िया हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि जिनवू उस भेड़िए से बहुत ही बहादुरी से लड़कर उसे हरा देता है। उसके बाद जिनवू को एक तलवार मिलती है। उस तलवार के मिलने से जिनवू बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और तभी जिनवू के ऊपर लाल भेड़िए की टीम हमला कर देती है और जिनवू तलवार की मदद से उन भेड़ियों को भी हरा देता है। और फिर जिनवू के सामने स्क्रीन आती है, जिसमें हम देखते हैं कि जिनवू के पास बहुत सारे हथियार आ गए हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जूहू किसी आदमी से फोन पर बात कर रही होती है, जिसमें वो आदमी जूहू से बताता है कि तहखाने के गेट के अंदर दरार आ गई है। और ये सब सुनकर जूहू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और दूसरी तरफ जिनवू तहखाने के अंदर मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है, तभी उसे अचानक समझ आता है कि इन मॉन्स्टर्स को हराने से मेरा लेवल अप होता जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि जिनवू अनजान सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है और सोचता है कि अगर मैं इन सीढ़ियों से नीचे चला गया तो मुझे उन मॉन्स्टर्स के बॉस को हराना होगा। फिर जिनवू हिम्मत करके नीचे चला जाता है और एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ उसका सामना वेनम कसाका से होता है और जिनवू बहुत ही बहादुरी से उसे हरा देता है। जिसके बाद जिनवू का लेवल अप हो जाता है और जिनवू तहखाने से बाहर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस गुफा से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, जिनसे कुछ हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं। जिनवू चुपचाप भीड़ में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और तभी वो हंटर्स की मदद करने के लिए आगे जाता है। फिर जिनवू अपने चाकू से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ही वार करता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। ये सब देखने के बाद सारे हंटर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जूहू भी वहीं होती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ नर्सेस जिनवू की बॉडी के
के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि उस स्क्रीन की वजह से जिन्वू की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और वो कुछ ही दिनों में बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम स्क्रीन पे एस रैंक हंटर को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जो कि उस इंटरव्यू में हंटर्स का नॉर्मल डे कैसा होता है इसके बारे में बता रहा होता है। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि स्क्रीन में अपना स्टेटस देख रहा होता है ताकि उसको अपनी ताकत का अंदाजा रहे। और वो सोच रहा होता है कि उसे कौन सी स्किल अपग्रेड करनी चाहिए, क्योंकि वेनम कसाका को हराने के बाद उसको बहुत सारी स्किल पॉइंट्स मिले होते हैं। और फिर जिन्वू एक रेड पे चला जाता है जहाँ वो एक टीम से मिलता है जिनके टीम मेंबर्स कम थे, जिसकी वजह से वो एक सी रैंक हंटर और जिन्वू को अपनी टीम में ले लेते हैं। और वो सी रैंक हंटर एक बहुत ही अमीर परिवार से होता है और उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वेपन्स होते हैं। फिर जिन्वू और सी क्लास हंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अंदर चले जाते हैं जहाँ वो कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर से लड़ते हैं। ये सब जिन्वू के लिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। और तभी जिन्वू नोटिस करता है कि जिस टीम के साथ वो आया है वो टीम उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहे होते हैं। जिन्वू को ये सब थोड़ा सस्पिशियस भी लगता है, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके टीम के साथ आगे बढ़ता रहता है और वो चलते चलते टीम के साथ एक बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं। सबको अभी तक यही लग रहा होता है कि जिन्वू अभी भी एक ई रैंक हंटर है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फिर उस पार्टी का लीडर जिसका नेम डोंग था वो कहता है कि हम कुछ सामान बाहर भूल गए हैं और वो अपनी टीम के साथ उसे लेने बाहर चला जाता है और जिन्वू को उस गुफा में फंसा देते हैं जिसमें वो सी रैंक हंटर भी फंस जाता है। और फिर डोंग सोचता है कि जिन्वू और सी रैंक हंटर को वो बॉस मार देगी, फिर वो अपनी टीम के साथ मिलकर माना टोकन चुरा लेगा। लेकिन जिन्वू बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके उस बॉस से अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बॉस को हराने के लिए जिन्वू को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर हम डोंग और उसकी टीम को देखते हैं जो कि गेट से बाहर आ गए थे और वो आपस में प्लान बना रहे होते हैं। जैसे ही वो स्पाइडर बॉस जिन्वू और सी रैंक वाले हंटर को मारेगी, हम अंदर घुस के सारे ही माना टोकन चुरा लेंगे और किसी को ये सब पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ जिन्वू उस बॉस से लड़ रहा होता है जहाँ वो बॉस अपने वेनम पावर का यूज करके जिन्वू पर अटैक करती है। जिन्वू को स्पाइडर बॉस से लड़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी कि तभी अचानक से जिन्वू की न्यू स्किल अनलॉक हो जाती है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और जिन्वू उस एबिलिटी का यूज करके स्पाइडर बॉस पे हमला करता है। लेकिन बॉस की बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और उस अटैक से स्पाइडर बॉस को कुछ भी नहीं होता और धीरे धीरे जिन्वू की ताकत कम होती जा रही थी। लेकिन जिन्वू उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी उस बॉस पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है और जिन्वू बहुत ही ज्यादा थक जाता है। पर तभी वो फुल रिकवर टेक्निक का यूज करता है, इससे उसकी ताकत वापस आ जाती है और वो स्पाइडर बॉस से वापस से लड़ने लगता है। फिर जिन्वू अपनी पूरी ताकत का यूज करके उस स्पाइडर बॉस पे अटैक करता है और उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे मार डालता है। ये सब देखकर सी रैंक हंटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर डोंग अपनी टीम के साथ वापस आता है और देखता है कि वो स्पाइडर बॉस मरी पड़ी हुई है। डोंग को लगता है कि ये सब उस सी रैंक वाले हंटर ने किया है। फिर डोंग अपना असली चेहरा दिखाता है और उनको मारने का सोचता है। फिर जिन्वू का सिस्टम उसको एक टास्क देता है जिसमें कि लिखा होता है कि उसे डोंग की टीम को मारना होगा, नहीं तो उसका हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। फिर जिन्वू एक एक करके उनको मारने लगता है और सी रैंक हंटर ये सब देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि डोंग और उसकी पार्टी जिन्वू को बहुत ही हल्के में ले रहे थे। फिर जिन्वू एक एक करके उन सबको मार देता है। वो दोनों उस गेट से बाहर निकलते हैं। अब हंटर्स एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स उससे क्वेश्चन करने लगते हैं जिसमें जिन्वू सब कुछ सच सच बता देता है और ये सब जिन्वू ने अपने सेल्फ डिफेंस में किया होता है। अब सीन चेंज होता है और हम हंटर्स एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पे वो लोग सी रैंक गेट में हुए इंसिडेंट्स को लेके बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक ई क्लास हंटर और एक सी क्लास हंटर ने मिलके सी रैंक के बॉस को हरा दिया और डोंग जो कि जिन्वू के द्वारा मारा गया था उसका छोटा भाई एक एस रैंक हंटर होता है। तो ये मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अब हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ वो बियर पीते पीते अपनी बहन से बात कर रहा होता है और जिन्वू पे बियर का कोई भी असर नहीं होता उसकी सिस्टम की वजह से, क्योंकि जिन्वू का सिस्टम उसको पावर अप करने में हेल्प करता है जो कि उसे जहर से भी बचाता है जिसमें बियर भी आती है तो उस पे बियर का नशा नहीं चढ़ता। फिर जिन्वू के पास उस सी रैंक हंटर का कॉल आता है जिसका नेम जो कि जिन्वू होता है। फिर जिन्वू और जो कि दोनों एक कैफे में मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पे जो कि जिन्वू की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे 20 सी रैंक गेट में रेड डालने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं खुद का न्यू गिल्ड ओपन कर सकूं और तुम्हें तो पता है कि एक गिल्ड बनाने के लिए कम से कम 20 सी रैंक गेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और इस काम के लिए जो कि जिन्वू को 30 बिलियन वॉन देने को तैयार था जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन जिन्वू उसको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम डोंग के छोटे भाई को देखते हैं जो कि एक एस रैंक हंटर होता है। वो जिन्वू और जोकी को मारने का प्लान बना रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि इन्होंने ही उसके बड़े भाई डोंग को मारा है। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि जिन्वू के द्वारा बताए गए ऑफर के बारे में सोच रहा होता है और अपने बहन के साथ एक्सरसाइज कर रहा था क्योंकि उसको रोज डेली क्वेस्ट पूरे करने होते हैं। फिर एक क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसमें उसको एक चाबी मिलती है। जिन्वू उस चाबी का यूज करके एक एस रैंक गेट में जा सकता था और अगर जिन्वू उस एस रैंक गेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे एक हीलिंग पोशन मिलेगा जिससे वो अपनी माँ को ठीक कर सकता है। फिर जिन्वू उस गेट में चला जाता है जहाँ पर 100 लेवल्स होते हैं
हैं और हर एक लेवल पहले वाले सी रैंक गेट से ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। उसके साथ साथ एक 3 सर वाला डॉग भी होता है जो कि एस रैंक गेट का गार्ड होता है, जिसका नाम हिम सर्बेरस होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग डॉग है। अब हम देखते हैं कि जिन्वू और सर्बेरस की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जिन्वू को सर्बेरस को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वो सिक्योरिटी डॉग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उस डॉग से लड़ते लड़ते जिन्वू की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। पर जिन्वू हार नहीं मानता और उस पे अटैक पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन उस डॉग को ज्यादा डैमेज भी नहीं होता। फिर तभी जिन्वू सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और फिर जिन्वू सोचता है कि मुझे अपनी माँ को भी ठीक करना है, तो इसीलिए वो भागने का ख्याल अपने मन से निकाल देता है और उस डॉग से अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ता रहता है। तभी उसकी पावर डाउन हो जाती है और वो फुल रिकवर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डॉग पर अटैक करता है और आखिरकार जिन्वू उसे हरा देता है। लेकिन इन सब में जिन्वू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू हॉस्पिटल में है, जो कि अपनी माँ के बगल में बैठा होता है और सोचता है कि वो कैसे भी करके अपनी माँ को ठीक कर लेगा, लेकिन उसके लिए जिन्वू को ताकतवर बनना पड़ेगा। इसके लिए उसे लेवल अप करना होगा। फिर जिन्वू जोकी से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसके साथ 20 रेड में जा सके और अपना लेवल अप कर सके। और जिन्वू जोकी से कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही रेड के लिए उस एस रैंक गेट में जाएंगे, लेकिन रेड के लिए मिनिमम 8 लोगों की जरूरत होती है। फिर जिन्वू और जोकी प्लान बनाते हैं कि हम कुछ बंदे हायर करेंगे जो कि गेट के बाहर बैठेंगे और हम दोनों ही रेड के लिए उस एस रैंक गेट में जाएंगे। फिर हम हंटर्स एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग उन गेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब हम जिन्वू को देखते हैं जो कि नोटिफिकेशन पढ़ रहा होता है। इसमें लिखा था कि जिन्वू को एक डी रैंक गेट में जाना होगा। पहले जिन्वू सोचता है कि मुझे ये टास्क मना कर देना चाहिए, लेकिन फिर जिन्वू को सोचता है और उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वहाँ पे 3 प्रिजनर्स आते हैं जिनके साथ एक हंटर्स एसोसिएशन का बंदा भी होता है। इसका काम उन प्रिजनर्स पर नजर रखना होता है क्योंकि वो प्रिजनर्स कुछ हंटर ही होते हैं और किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और उनको गेट क्लियर करने में हेल्प करने के लिए यहाँ लाया जाता है और अगर वो प्रिजनर्स ऐसा करते हैं तो उनकी सजा थोड़ी कम कर दी जाएगी। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें छोटे और कमजोर मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिनसे जिन्वू बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। जिन्वू को मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानता और उन मॉन्स्टर से अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ता रहता है और आखिरकार जिन्वू उन्हें हरा देता है। फिर वो लोग आगे चलते चलते एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ से 3 अलग अलग रास्ते कनेक्ट होते हैं और तभी जिन्वू अपनी पावर का यूज करके पता लगा लेता है कि इस रास्ते में जाने से उसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मिलेंगे। फिर जिन्वू और मिस्टर सॉन और जूली उस रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन बाकी सब अपना अपना रास्ता चूज करके अलग अलग चले जाते हैं और हंटर्स एसोसिएशन वाला बंदा जिसका नाम कॉन्ग होता है उसके साथ सारे प्रिजनर हंटर्स होते हैं और वो जो हंटर्स एसोसिएशन वाले बंदे के साथ प्रिजनर्स होते हैं उन्होंने एक लड़की को जान से मारा होता है और उस लड़की के पापा ने उन हंटर्स से बदला लेने के लिए कॉन्ग को पैसे दिए होते हैं उन हंटर्स को जान से मारने के लिए। और अब हम देखते हैं कॉन्ग अचानक से उन हंटर्स पर अटैक करके 2 प्रिजनर्स को मार देता है और वो तीसरे हंटर को मारने जा रहा होता है। इतने में वहाँ पे 2 लोग और आ जाते हैं जो कि रास्ता भूल गए होते हैं और वो हंटर्स का मर्डर करते हुए कॉन्ग को देख लेते हैं। फिर कॉन्ग ये सब देखकर सोचता है कि अगर मैंने इन दोनों को जिंदा छोड़ दिया तो ये गेट से बाहर जाकर सबको सच सच बता देंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर तभी अचानक से कॉन्ग उन पर हमला कर देता है और उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों बंदे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज सुन के जिन्वू और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सब मरे पड़े हैं, सिर्फ एक आदमी ही वहाँ पर बचा होता है। फिर हम देखते हैं कि जूली अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उसका इलाज करती है और फिर वो आदमी जिन्वू से बताता है कि कॉन्ग ने अचानक से हमला करके सब लोगों को मार दिया। ये सब चल ही रहा होता है, इतने में कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। फिर जिन्वू और कॉन्ग का आमना सामना होता है। सब लोगों को लगता है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है और कॉन्ग एक ए रैंक हंटर है। जिन्वू का कॉन्ग से जीत पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर मिस्टर सॉन खुद कॉन्ग से लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर सॉन का एक हाथ उन मूर्तियों से लड़ते लड़ते कट चुका होता है। इसलिए जिन्वू और जूली को लगता है कि कॉन्ग मिस्टर सॉन पर भारी पड़ेगा, लेकिन मिस्टर सॉन बहुत ही बहादुरी से उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लड़ाई के स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि मिस्टर सॉन जीत जाएंगे, लेकिन कॉन्ग उन पे भारी पड़ रहा होता है और उन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है और काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन जूली अपनी एबिलिटी का यूज करके मिस्टर सॉन को पीछे से हील कर देती है, जिससे कॉन्ग को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है और कॉन्ग मिस्टर सॉन को जान से मारने जा रहा होता है। इतने में जिन्वू बीच में आ जाता है और मिस्टर सॉन को बचा लेता है। फिर जिन्वू और कॉन्ग की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा तगड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर जिन्वू के सामने वो स्क्रीन आती है जिसमें कॉन्ग को मारने का टास्क होता है। तभी जिन्वू अपनी डेथ इंटेंट स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे उसे किसी को भी मारने में डर लगना बंद हो जाता है और तभी जिन्वू अपनी पॉइजन ब्लेड का यूज करके कॉन्ग की बॉडी पे एक कट लगा देता है, जिससे कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी स्टील्थ स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। फिर वो बहुत ही चालाकी से जिन्वू पर अटैक कर देता है, जिससे जिन्वू को उससे लड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन जिन्वू बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके किसी तरीके से कॉन्ग को हरा देता है। फिर उसके बाद कॉन्ग की स्टील्थ स्किल जिन्वू को मिल जाती है और फिर जिन्वू गेट से बाहर
आ रहा होता है, तभी गेट पर हंटर्स एसोसिएशन से एक इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है, जो कि जिनवू, जूली और मिस्टर सॉन से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि उस गेट में क्या क्या हुआ। अब हम स्क्रीन पर जिनवू और जूहू को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ डेट पे जाने की बात कर रहे होते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम स्क्रीन पर जोकी और जिनवू को देखते हैं, जो कि एक सी रैंक रेड के लिए जा रहे होते हैं और उनके साथ जीना की दोस्त भी जाती है। लेकिन जिनवू और जोकी किसी को भी उस सी रैंक गेट के अंदर जाने नहीं देते, सिर्फ जिनवू और जोकी ही उस गेट के अंदर रेड के लिए जाते हैं। ये सब देखकर सब लोग सोचते हैं कि इन दोनों को ऐसा करने के लिए फ्री में पैसे मिलेंगे और सिर्फ 2 लोग मिलकर सी रैंक गेट को डिफीट भी नहीं कर सकते। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में जिनवू उस सी रैंक गेट को क्लोज कर देता है और बाहर भी आ जाता है। ये सब चीजें देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि ऐसा करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन जिनवू और जोकी ये सब इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देते हैं और देखते ही देखते 3 से 4 गेट को डिफीट कर देते हैं। अब हम स्क्रीन पर एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो जिनवू पर बहुत ही डीप रिसर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जिनवू ने रीअवेक किया है और फिर वो जिनवू का पीछा करने का फैसला करता है। फिर हम स्क्रीन पर उस रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि चोरी छिपे जिनवू का पीछा कर रहा होता है। तभी जिनवू उसे नोटिस कर लेता है। फिर जिनवू उस रिपोर्टर से मिलता है और वो दोनों एक साथ एक कैफे के अंदर चले जाते हैं और फिर जिनवू रिपोर्टर को अपनी पूरी बात बता देता है कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैंने रीअवेक किया है। और ये भी कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये सब बातें करके जिनवू अपने घर जा रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने स्क्रीन आ जाती है, जिसमें उसे नौकरी चेंज करने की क्वेस्ट दी जाती है और उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर जिनवू ये क्वेस्ट पूरा करता है तो उसे बहुत सारी न्यू स्किल्स मिलेंगी। फिर जिनवू बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके सामने एक गेट खुल जाता है और जिनवू उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही जिनवू को एक बहुत ही बड़ा रास्ता मिलता है। जिनवू उस रास्ते में धीरे धीरे चल ही रहा होता है, इतने में उसके सामने अचानक से एक नाइट मॉन्स्टर आ जाता है, जो की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर जिनवू और उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जिनवू उस मॉन्स्टर को हराने की पूरी कोशिश करता है और अपनी ब्लेड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर बैक टू बैक अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। फिर जिनवू अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर हम स्क्रीन पर जोकी को देखते हैं, जो अपने बड़े भाई के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और वो दोनों बहुत ही सीरियस होकर एक दूसरे से गिल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम स्क्रीन पे जिनवू को देखते हैं, जो उस रास्ते में आगे चलते जा रहा होता है और तभी वहाँ अचानक से बहुत सारे नाइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जिनवू और उन मॉन्स्टर्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो जिनवू को उनसे लड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर देखते ही देखते जिनवू अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन जिनवू कैसे भी करके उन्हें हरा देता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर जिनवू को रास्ते में एक गेट मिलता है, जिसके अंदर द किंग ऑफ नाइट इग्रिस होता है, जो एक एम्प्टी थ्रोन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर जिनवू और उस किंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इग्रिस जिनवू पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जिनवू से दोगुना ताकतवर था और इसी वजह से जिनवू को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इग्रिस जिनवू को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है और वो जिनवू को दूर उठा के फेंकता है। एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि जिनवू उससे हार जाएगा, लेकिन जिनवू हिम्मत नहीं हारता और वापस उठ के उससे लड़ने लगता है। फिर जिनवू अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और इग्रिस को उठाकर एक दीवार पे मारता है, जिसके बाद जिनवू उस पर कंटिन्यूअस अटैक पे अटैक करता है और उसे मार देता है। जिनवू इस फाइट में बहुत ही थक चुका होता है और तभी अचानक से जिनवू के सामने वो स्क्रीन आती है, जिसकी वजह से रूम में बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिनसे लगभग 200 नाइट्स और एसेसियंस वहाँ पर आ जाते हैं और जिनवू को इन सब मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ना होता है और जिनवू उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उन मॉन्स्टर की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जिनवू को बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और अब हम देखते हैं कि उन नाइट से लड़ते लड़ते जिनवू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसे बेहोशी और चक्कर आने लगते हैं और फिर जिनवू अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और वो याद करता है कि जब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हंटर था तो सब उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे और दूसरी तरफ वो नाइट्स जिनवू पर अटैक पे अटैक करे जा रहे थे। और फिर जिनवू के सामने अचानक से वो स्क्रीन आती है, जिसमें लिखा होता है कि जिनवू उन नाइट्स से लड़ने में असमर्थ है और इसके बदले उसे पेनाल्टी क्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी। फिर जिनवू उस पेनाल्टी क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और तभी उसके बाद जिनवू एक डिजर्ट में ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ उसे 4 घंटे तक सर्वाइव करना होता है एज अ पेनाल्टी क्वेस्ट। और इस प्रोसेस से जिनवू को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जिनवू जब उन नाइट से लड़ रहा होता है तब
वहाँ पर वो रिकवर स्किल का यूज नहीं कर सकता था। और अब हम डिजर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर जिन्नू के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और देखते ही देखते उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जिसमें कौन जीतेगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही पावरफुल होते हैं। और आखिरकार जिन्नू उसे हराने में कामयाब हो जाता है। फिर जिन्नू को एज एन अवार्ड एक न्यू वेपन मिलती है। जिन्नू उस न्यू वेपन के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो अचानक से उन नाइट्स के पास वापस आ जाता है। और इस बार जिन्नू बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसने फुल रिकवर स्किल का यूज कर लिया होता है। जिन्नू एक एक करके सारे नाइट्स को कीड़ों की तरीके मारता है, लेकिन उसका मेन मकसद मैजिकल नाइट्स को मारना होता है, क्योंकि वही इन सारे नाइट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर देखते ही देखते ये फाइट बहुत ही जबरदस्त बन जाती है, जिसमें जिन्नू अपनी नई नई स्किल्स का यूज करके उन नाइट्स को मार रहा होता है। और आखिरकार बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद जिन्नू उन सारे नाइट्स को मारने में कामयाब होता है। फिर जिन्नू रिलैक्स होकर बैठा होता है और तभी उसके सामने अचानक से एक स्क्रीन आती है, जिसमें उसे एक नई स्किल मिलती है, जिसका नाम शैडो एक्सट्रैक्शन होता है। अब इस स्किल का यूज क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखो, जितने भी मॉन्स्टर्स जिन्नू के हाथ से मारे जा चुके हैं, या वो जो भी मॉन्स्टर्स को फ्यूचर में मारेगा, तो जिन्नू शैडो एक्सट्रैक्शन पावर का यूज करके और उनकी आत्माओं को अपने कंट्रोल में करके अपनी एक खुद की नई आर्मी बना सकता है। जिससे जिन्नू और उसकी आर्मी का लेवल अप होगा, तो जिन्नू सबसे पहले सारे डेड मॉन्स्टर्स की आत्माओं को अपनी आर्मी में शामिल करता है और सबके नाम रखता है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि मैंने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर इग्रिस को मारा था, तो क्यों न मैं उसकी आत्मा को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लूं। फिर जिन्नू इग्रिस के पास उसको अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए जाता है, लेकिन पहले ट्राई में इग्रिस की आत्मा जिन्नू के कंट्रोल में नहीं आती। फिर जिन्नू उस आत्मा को बताता है कि मैं तुम्हारा किंग हूँ और तुम्हें अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता हूँ। और फिर इग्रिस की आत्मा ये सब सुन के जिन्नू की आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम हंटर्स एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर कुछ बंदे आपस में जेजू आइलैंड पे रेड करने की बात कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट में जरूर से बताइएगा कि सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो फिलहाल 1 से 2 दिन में मैं सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। सो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।